नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का डिस्कस किया, अध्ययन किया। आज हम उसकी सीमाओं के बारे में, उसकी लिमिटेशंस के बारे में, उसकी कमियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में ब्रिटिश संसद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त ह्रास हुआ है। कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद की शक्तियाँ शिथिल पड़ी हैं, कमज़ोर हुई हैं। संसद कैबिनेट के हाथ में कठपुतली बनती जा रही है। संसद की संप्रभुता एक कानूनी पहेली बन गई है, वह एक रबड़ मोहर की तुल्य बनती जा रही है। कि समय के साथ हम देखते हैं कि पूर्व में ब्रिटेन में एक कहावत भी है, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी है, ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है, कि अन्य देशों ने इसी से ग्रहण किया है। पर वर्तमान में हम देखते हैं कि वर्तमान प्रणाली में कि संसद अपनी शक्तियाँ खोती जा रही है और उसके पीछे है कि कार्यपालिका का अधिक शक्तिशाली बनना या होना। रमेश बैर ने कहा है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्तियों तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ब्रिटिश कार्यपालिका संसद को भंग कर सकती है। कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं, अपितु कैबिनेट के नेतृत्व में बनते हैं। कैबिनेट जैसा चाहे वैसा बजट पारित करवा लेती है। संक्षेप में हम ये कहेंगे कि ब्रिटेन में संसद की शक्तियों का ह्रास हो रहा है और उसके पीछे प्रमुख कारण कौन से हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। कि हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान में व्यवस्थापिका के बजाय, संसद के बजाय कार्यपालिकाएं अधिक शक्तिशाली हो गई। और उसके पीछे मूल कारण क्या है कि व्यवस्थापिका में जो दल बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार का निर्माण करता है और उस दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री, और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और मंत्री कौन होंगे? उस दल के अन्य प्रभावशाली या उस दल के जो विभिन्न गुट हैं उनके नेतृत्व करने वाले लोग। तो वो लोग उस दल का नेतृत्व करते हैं, दल के स्थापित नेता होते हैं, और इसकी वजह से उनके द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो अपने बहुमत की वजह से उसको व्यवस्थापिका में भी स्वीकार्य करवा लेते हैं। क्योंकि अगर उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो अगर स्वीकार्य नहीं होता तो इसका मतलब है सरकार का अल्पमत में आना और सरकार को पद से त्याग पत्र देना होता है। तो हम कुछ इसके बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तित हो रही है व्यवस्था। दूसरा, विस्तृत चुनाव क्षेत्र का होना। तीसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन या विधायन। चौथा, वित्तीय नियंत्रण में ह्रास होना। और अगला है संसद की प्रक्रिया। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जो उसकी लिमिटेशंस या उसकी सीमाओं का कार्य करते हैं, जिनकी वजह से वो शक्तियों का ह्रास हो रहा है। तो पहला है व्यक्तिवाद से समाजवाद में। कि ब्रिटेन में समाजवादी राज्य की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। राज्य अधिक से अधिक सामाजिक व कल्याणकारी कार्य करने लगे हैं और फलस्वरूप देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथ में आ गया है। कि सरकारें लोक कल्याणकारी कार्य अधिक से अधिक करने लगी हैं, जिसकी वजह से देश समाजवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर है। और इसलिए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा जो लोक कल्याणकारी निर्णय लिए जाते हैं उसकी वजह से भी सरकारें या कार्यपालिकाएं अधिक शक्तिशाली बनी। दूसरा है विस्तृत चुनाव क्षेत्र होना। कि इंग्लैंड में चुनाव क्षेत्र विस्तृत हैं। वह किसी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है कि अपने सीमित संसाधनों से चुनाव जीत सके। जब कोई उम्मीदवार दलीय आधार पर चुनाव लड़ता है तो उसे दल के कड़े अनुशासन में बंधा रहना पड़ता है। इसीलिए संसद के सदस्य अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। सदस्यों को अपने दल के सचेतकों की इच्छा के अनुरूप अपने व्यवहार करना पड़ता है, मत का दान करना पड़ता है। तो विस्तृत चुनाव क्षेत्र जो मुख्य बिंदु है उसमें उसका कारण ये है कि जो चुनाव क्षेत्र हैं बहुत विस्तृत होते हैं और उससे किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़कर आना बहुत ही विकट काम है, जटिल काम है, बनिस्बत एक पार्टी के सदस्य के रूप में, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर जीत कर आना।
क्योंकि पार्टी के सदस्य के रूप में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर आप आसानी से सहजता से जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति में उसे ज़्यादा आर्थिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती। पार्टी के जुड़े हुए सदस्य, पार्टी की विचारधारा को पसंद करने वाले लोग स्वतः ही उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो उनका समर्थन उसको प्राप्त हो जाता है बनिस्पत निर्दलीय व्यक्ति के। तीसरी है प्रदत्त विधायक, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य शक्ति है जिसकी वजह से कार्यपालिकाएं अधिक शक्तिशाली बनी। कि संसद की शक्तियों के ह्रास का एक अन्य या महत्वपूर्ण कार्य बिंदु ये है कि आज संसद द्वारा जो भी कानून पास किए जाते हैं उनका स्वरूप या उसका अस्थि पंजर हम कह दें कि समान स्वरूप का निर्धारण करने का कार्य, मोटी रूपरेखा तय करने का कार्य तो व्यवस्था पे करती है, पर उसको व्यवहारिक रूप देने का कार्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। उसमें नियमों की एक मोटी रूपरेखा होती है, व्यापक कार्य विभागीय आदेश जारी करने के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा में मंत्रिमंडल की शक्तियों में बहुत ही वृद्धि हुई है और इसकी वजह से संसद की शक्तियों का ह्रास हुआ है, शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं। कि हम ये देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन, डेलीगेशन ऑफ पावर्स में व्यवस्थापिका के द्वारा अपने अधिकारों को प्रदत्त कर दिया जाता है कार्यपालिका को। और इसके पीछे कारण क्या दिया जाता है कि व्यवस्थापिका के सदस्य तो सामान्य सदस्य होते हैं, वो जटिल व्यवस्थाओं को ज़्यादा समझते नहीं हैं, इसलिए वो मोटी रूपरेखा बता देते हैं और उसके बाद अब कार्यपालिका को दे दी जाते हैं। कार्यपालिका के लिए कहा जाता है कि कार्यपालिका के लोग, चाहे वो राजनीतिक कार्यपालिका के हो या प्रशासनिक कार्यपालिका के लोग हैं, वो ज़्यादा कुशल, ट्रेंड, एक्सपर्ट होते हैं, योग्य होते हैं और वो अपने अपने कार्यों के एक्सपर्ट हैं, इसलिए उनका सहयोग प्राप्त होता है राजनीतिक कार्यपालिका को और इसलिए उनके द्वारा ही नीतियों को व्यवहारिक रूप दिया जाता है और इसलिए व्यवस्थापिका कमज़ोर हुई। वित्तीय नियंत्रण कि मंत्रिमंडल ही वार्षिक बजट तैयार करता है और वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करता है और नियम यह है कि संसद बजट को उसी रूप में पास कर देती है जिस रूप में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इससे संसद की स्थिति और विकट हुई है। कि बजट विधेयक के लिए कि बजट विधेयक है वो सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है और ये देखा गया है कि जो पेश किया गया है वो उसी रूप में पारित भी होता है और इसके पारित करवा भी लेते हैं। कारण ये है कि सरकार बहुमत दल की है और बहुमत दल का नेता जो प्रधानमंत्री है और अन्य नेता जो मंत्रिमंडल में हैं उनके द्वारा किया जाता है और इसलिए अपने दलीय बहुमत की वजह से वो उसको उसी रूप में स्वीकार भी कर लेते हैं। अगली है संसद की प्रक्रिया। संसद में जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं उसे अधिकतर सरकारी विधेयक होते हैं। संसद में अधिकतर समय उसी पर विचार करने में लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयकों पर विचार करने का सदन के पास कम समय होता है और कुछ सदन की जो कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं उनमें कंगारू समापन, गिलोटिन समापन इत्यादि के द्वारा सदन में शीघ्र वाद विवाद समाप्त किया जा सकता है। इससे निजी सदस्यों के वाद विवाद की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचा है क्योंकि उन्हें बोलने की जो महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है उस पर सीमाएं निर्धारित हो जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि संसद की जो प्रक्रिया है कि व्यवस्थापिका द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है उसमें हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में सरकार के द्वारा जो विधेयक पेश किए जाते हैं उन पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि सरकार के द्वारा पेश किए गए तो सरकार अपने बहुमत की वजह से उनको स्वीकार भी कर लेती है, इसलिए उनको ज़्यादा समय दिया जाता है अमूमन और अन्य बनिस्पत आम व्यक्ति, आम सदस्य के जो, क्योंकि आम सदस्य के द्वारा भी जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं उन पर कम समय मिलता है और उनका महत्व इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि उस व्यक्ति के साथ बहुमत भी प्राप्त नहीं है, इसलिए उन विधेयकों को वो पारित कराने की स्थिति में भी नहीं होता और इसलिए
उसको ज़्यादा महत्व नहीं मिलता। और इसके अलावा ब्रिटेन की संसद की शक्तियों के ह्रास होने के या उसकी संप्रभुता पर जो प्रभाव पड़ा है या जो चीज़ें ब्रिटेन की संसद के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, उनमें हम देखेंगे कुछ बिंदु इस प्रकार है। पहला जनमत, दूसरा नैतिक बंधन, तीसरा परंपराएं, चौथा कानून का शासन और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय कानून। ये 5 चीज़ें हैं जो ब्रिटेन की संसद को नियंत्रित करती हैं। जनमत कि संसद का निम्न सदन कॉमन सभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ऐसी स्थिति में जनमत के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विधि निर्माण का कार्य करने का साहस नहीं किया जा सकता। जनमत के उल्लंघन का अर्थ होता है संसद के लिए आत्मघात के तुल्य बन जाता है कि जनता को इग्नोर कर जनमत को इग्नोर कर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। जनता के इच्छुरूप ही कार्य किए जाएंगे। दूसरा है नैतिक बंधन। संसद अपनी वैधानिक संप्रभुता के बावजूद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। तो नैतिक मान्यता भी ब्रिटेन के अंदर अहम है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। तीसरी है परंपराएं, क्योंकि ब्रिटेन के लिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान लिखित है, पर ब्रिटेन के संविधान में प्रथाएं, परंपराएं, उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटेन की राज व्यवस्था में परंपराओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो सुस्थापित परंपराओं के प्रतिकूल हो। यदि ऐसा किया गया तो जनता संसद के विरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जनता की उनके प्रति गहरी आस्था है, विश्वास है, वो लोगों में गहराई से जमी हुई है। इसलिए कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्थापिका ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे कि जनता की भावनाओं के प्रतिकूल हो, और इसलिए परंपराएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तभी संसद कानून द्वारा उसे रद्दोबदल कर सकती है। कि कोई परंपरा जनता में अपना विश्वास खो देती है, विश्वास कम हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उन्हीं परिस्थितियों में उसका वो रद्दोबदल करती है। चौथा कानून का शासन, कि ब्रिटेन की संविधान की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता कानून का शासन भी है, रूल ऑफ लॉ, जो डायसी के द्वारा प्रतिपादित है। ब्रिटिश संसद द्वारा कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि संसद विधि के शासन का, जो ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार है, उल्लंघन करती है तो गंभीर जन प्रतिक्रिया हो सकती है। तो इसके प्रति लोगों में गहरी आस्था, विश्वास है। अगला है और आखिरी है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों द्वारा संसद की संप्रभुता सीमित हो सकती है। जिस कानून को महत्वपूर्ण राष्ट्रों या अधिकांश राष्ट्रों की सहमति प्राप्त हो चुकी हो, उसे ब्रिटेन भी मान्यता देता है। अतः ब्रिटिश संसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध के लिए किसी नियमों का निर्माण नहीं करती है। तो इसके बाद इन 5 अध्ययनों के बाद में हम देखते हैं, विषयों के पॉइंटों के अध्ययन के बाद में ये निष्कर्ष पे हम आएंगे, ब्रिटेन की संसद कानूनी दृष्टि से भले ही संप्रभु हो, किंतु व्यवहार में संप्रभुता सीमित है। वह ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार के मध्य अंतर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। ब्रिटिश संसद संप्रभु है परंतु व्यवहार में नहीं। वस्तुतः ब्रिटेन संसद और राजनीति का केंद्र है। संसदात्मक शासन प्रणाली के कारण समस्त महत्वपूर्ण निर्णय संसद के मंच पर ही लिए जाते हैं और न्यायालय संसद के निर्णयों का प्रभुत्व नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। धन्यवाद।